हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया और सिया जुड़वा बहनी थी। एक दिन जिया बाहर जाने के लिए अपने पर्स में पैसे देख रही होती है और उसे जब पैसे नहीं मिलते तो वो बोलती है, क्या यार, जब कहीं बाहर जाना हो तो पैसे ही नहीं मिलते। अभी माँ से मांगूंगी तो ना ही पैसे मिलेंगे और ना ही बाहर जाने देंगी। इससे अच्छा है कि मैं माँ के पर्स से ही पैसे निकाल लेती हूँ। जब माँ पूछेंगी तो बोल दूंगी मुझे क्या पता कहाँ गए, किसी और ने लिए होंगे। इतना बोलकर जिया जाकर अपनी माँ चंदा के पर्स से पैसे निकाल लेती है और उसे पैसे निकालते हुए उसकी बहन सिया देख लेती है और वो जाकर जिया से कहती है, ये क्या है, तुम माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रही हो? मैं जाकर अभी माँ को बताती हूँ। अरे माँ को क्यों बताना, और तू तो मेरी बहन है ना, प्लीज माँ को मत बताना। अच्छा, मैं माँ से बात छुपाऊं और फिर मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी चाहिए आधे पैसे। बड़ी आई आधे पैसे लेने वाली, मेहनत सारी मैं करूँ और अब तू आकर बोल रही है कि आधे पैसे चाहिए। भूल जाओ वो तो। ठीक है, फिर तू भूल जा। मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ। ना ही वो तेरे पैसे होंगे ना ही मेरे। मैं माँ को बताऊंगी तो तुझे डांट और पड़ेगी। अरे मेरी प्यारी बहन, इतनी सी बात पर भी भला कोई गुस्सा होता है? तुझे पैसे ही चाहिए ना, ये ले। और हाँ, अब माँ को मत बोलियो। दोनों मिलकर आधे आधे पैसे बांट लेती है और जब थोड़ी देर बाद चंदा आती है तो उसे अपने पर्स में पैसे नहीं मिलते और वो दोनों को बुला कर कहती है, मेरे पर्स में पैसे रखे थे और अब नहीं है। तुम दोनों में से किसने पैसे लिए हैं? मुझे अभी बता दो। मुझे क्या पता, मैं तो घर में थी ही नहीं। और मैं तो जब बाहर से आई थी पूरे टाइम आपके साथ ही थी, तो मुझे भी नहीं पता। माँ, मैंने सुना है हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियाँ हो रही हैं। क्या पता आपके पैसे भी चोरी हो गए हो? तो चोर को बस मेरा ही पर्स दिखेगा? घर में और भी बहुत कुछ सामान है, वो नहीं दिखेगा? तुम दोनों अभी की अभी बता दो तो मैं माफ कर दूंगी। अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, आप अपने ही बच्चों पर शक कर रही हो। एक काम करो, आप हम दोनों के कमरे देख लो, शायद आपको यकीन हो जाए। हाँ, सिया सही बोल रही है। एक काम करो, आप ना पहले मेरे ही कमरे में चलो। अरे नहीं, तुम दोनों मेरी ही बेटियां हो और मुझे पता है कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के ऊपर शक किया। जिया और सिया चंदा को अपनी बातों में फंसा लेती हैं और आगे दोनों इसी तरह अपने ही घर में चोरियां करने लगती है। और जब चंदा कुछ बोलती तो ऐसे ही बहाना बना दिया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है और जब कई दिनों तक चंदा को समझ नहीं आता कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो वो एक दिन अपने कमरे में खुद से बातें करते हुए कहती है, ये बार बार पैसे जा कहाँ रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन घर भी चोरी हो जाएगा। अब मुझे ही नजर रखनी पड़ेगी, छुप छुप कर ही नजर रखूंगी, तभी पता चलेगा। चंदा की सारी बातें सिया कोने में खड़े सुन लेती है और वो जिया से कहती है, अब हम घर में चोरी नहीं कर सकते क्योंकि माँ को शक हो गया है और वो अब नजर रखने लगी है। हम बहुत बुरा फंस सकते हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि माँ को शक होने लगा है, पर कोई बात नहीं, अब चोरी नहीं करेंगे। और क्या। इतना बोलकर दोनों बहनें बहुत दिनों तक चोरी नहीं करती। पर वो कहते हैं ना, इंसान को अच्छी आदतें लगने में समय लगता है, लेकिन बुरी आदत को बहुत ही जल्दी इंसान सीख लेता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब दोनों बहनों को पैसों का चस्का लग चुका था और अब उन्होंने अपने चोरी के सारे पैसे भी खत्म कर दिए थे, तो उन्हें कुछ तो करना ही था। एक दिन जिया सिया से बातें करते हुए कहती है, यार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब माँ के पर्स से भी हम पैसे चोरी नहीं कर पाते, मुझे अपना खर्च भी देखना होता है। अब कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, टेंशन वाली क्या बात है। वो कहावत तो सुनी होगी तूने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही है, हमारे घर में चोरी नहीं कर सकते तो क्या, दूसरों के घर में तो चोरी कर ही सकते हैं और वहाँ तो कोई हमें आसानी से पकड़ भी नहीं सकता। अरे वाह, तुम तो मेरे साथ रहते रहते समझदार हो गई हो। चलो फिर काम पर लग जाते हैं। हाँ, अब हम एक काम करेंगे, पहले हम मालती आंटी के घर में जाएंगे। मैं आंटी को अपनी बातों में लगा दूंगी और तुम चोरी कर लेना और जल्दी से घर में आकर सो जाना। हाँ, इससे किसी को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब जल्दी से। जिया और सिया अब अपनी पड़ोसन मालती के घर में चोरी का प्लान बनाते हैं और अब सिया मालती के घर जाकर कहती है,
आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और बताओ आज यहाँ आना कैसे हुआ? बहुत दिन हो गए थे, आपसे मिली नहीं तो सोचा आपसे मिल लूं। और पास में ही मुझे थोड़ा काम है तो वो भी कर लूंगी। सही किया, आ गई तुम। और बताओ घर में चंदा बहन और जिया ठीक है ना सब? हाँ आंटी जी सब ठीक है। आप ये देखो कितनी अच्छी जगह है, हम सोच रहे हैं यहाँ जाने का। मालती और सिया बातें करने लगती हैं और जिया पीछे के दरवाजे से आकर मालती के पर्स से ढेर सारे पैसे चोरी कर लेती है और अपने घर में जाकर चुपचाप से छुपा कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मालती के घर से सिया भी चली जाती है और कुछ देर बाद मालती जब सामान लेने के लिए अपना पर्स खोलती है तो उसमें उसे एक भी पैसा नहीं मिलता और वो परेशान होकर कहती है, हे भगवान, अभी तक तो पैसे यहीं थे, अब अचानक से कहाँ चले गए? आज तो घर में कोई आया भी नहीं, तो पैसे कौन ले सकता है? अरे हाँ, सिया आई तो थी, शायद उसने ही लिए हो, लेकिन वो तो पूरे टाइम मेरे ही साथ थी, तो वो कैसे ले सकती है? शायद मैं ही कहीं रख कर भूल गई होंगी। मालती अपनी ही गलती समझकर चुप्पी साध लेती है और कुछ नहीं कहती और अभी तक एक भी बार ना पकड़े जाने की वजह से सिया और जिया को चोरी करने के लिए और बढ़ावा मिल जाता है और फिर वो दोनों ऐसा ही करने लगती हैं और प्लान बनाती और लोगों के घर से चोरियां करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद वापस से सिया मालती के घर जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, आंटी मैं आपके घर कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन आप तो अभी एक बार भी मेरे घर नहीं आती। आओ ना कभी मेरे घर भी। बेटा तू तो जानती ही है आजकल मोहल्ले में कितनी चोरियां हो रही है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती। और घर में रहो तो अपनी नजरों के आगे रहेगा तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी। मालती और सिया दोनों बातें कर ही रही थी कि चुपके से जिया मालती के पीछे वाले दरवाजे पर आती है और उसके कमरे में जाकर चोरी करने लगती है। जिया चोरी कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर मालती का बेटा सोहन आ जाता है और जिया को चोरी करते हुए देख लेता है तो वहाँ सबको बुला लेता है। चंदा भी थोड़ी देर में वहाँ आती है और सोहन कहता है, माँ वो जो इतने टाइम से चोरियां हो रही है ना, वो सब जिया ने ही की है। मैंने अकेले नहीं की, मेरे साथ सिया भी थी। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब तुम दोनों लोगों के घर में भी चोरियां करने लगी हो। थोड़ी तो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल किया होता। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ है, लेकिन मैंने पड़ोसी होने के नाते छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। सोहन पुलिस को बुला, वो दोनों को लेकर जाएगी, तभी अकल ठिकाने आएगी दोनों की। नहीं आंटी जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। माँ आप तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम दोनों ने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मालती जी से अभी माफी मांगो। हमें माफ कर दो, हम पैसों की चकाचौंध में अंधे हो गए थे। अब से हम किसी भी घर में चोरी नहीं करेंगे, आप हमारा विश्वास करो। माफ तो कर देंगे, लेकिन तुम दोनों की वजह से सबका इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम दोनों उसकी अगर भरपाई करोगे तभी हम कुछ सोच सकते हैं। हाँ हम दोनों जॉब करके सबकी भरपाई कर देंगे। दोनों बहनों को अपनी गलती समझ में आती है और वो सब से माफी भी मांगती है और जॉब करने के बाद जिस किसी के घर में उन्होंने चोरियां की थी वो सब के पैसे चुका देती है और चोरी छोड़कर जुड़वा बहनें खुशी खुशी रहती हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद अब बरसात ने पूरे शहर को भिगो रखा था। इसी समय मार्केट गई राधिका भीगते हुए घर आती है और सब्जियां घर के दरवाजे पर रखते हुए कहती है, ओफो ये बारिश भी ना हद है, अभी जरूरी है होनी, सारी की सारी भीग गई मैं। मुझे तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राधिका की आवाज सुनकर उसकी सास अनुराधा कमरे से आती है और उसको भीगा हुआ देखकर कहती है, अरे बहू कौन से नाले में गिरकर आई है, ऐसे पानी पानी हो गई जो में गिरे मेरे दुश्मन। मैं बारिश में भीगी हूँ माँ जी, ये बिन मौसम बरसात ने पूरा का पूरा गीला कर दिया। क्या बारिश हो रही है? वाह बहू हट हट, मुझे भीगना है, जा तब तक तू कपड़े बदल के गर्मा गर्म चाय बना लियो। इतना बोलकर अनुराधा घर से बाहर आंगन में जाकर रिमझिम बारिश का खुलकर मजा लेती है और दरवाजे पर खड़ी राधिका ये देखकर कहती है, ये देख लो 55 की हो गई हैं और बारिश में भीगने के लिए ऐसे उछलती हुई गई हैं जैसे कि ये इनकी पहली बारिश हो। खैर मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ, जल्दी से कपड़े बदल लूं जाकर, ठंड लग जाएगी वरना इस बारिश के चलते। राधिका अपने कमरे में जाकर नहाकर कपड़े बदल लेती है और जब वो रसोई की तरफ चाय बनाने जा रही होती है तो खिड़की से बारिश को तेज होता देखकर कहती है,
ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं ये माँ जी आए कि नहीं। देखती हूँ, कहीं बीमार हो गई तो मेरा ही काम बढ़ाएंगी। राधिका बाहर दरवाजे से देखती है तो अनुराधा अब भी बारिश में बच्चों की तरह भीग रही होती है। ये देखकर वो उससे कहती है, माँ जी अब अंदर भी आ जाओ, ठंड लग जाएगी, बारिश तेज हो रही है। बहू ये बारिश ही मेरी खुशी है, जितनी तेज होगी मेरी खुशी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तू चिंता मत कर, ये बारिश मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माँ जी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? बारिश है ये, इनकी दूर की मौसी नहीं जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। ठीक है, पर जल्दी अंदर आ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। राधिका चाय बनाने रसोई में जाती है और अनुराधा बारिश हल्की होने पर अंदर आती है और अपने कमरे से कपड़े बदल कर बाहर आते हुए बोलती है, आज भी ये बारिश मुझे मेरी पहली बारिश जैसी लगती है, जिसकी बूंदें मुझे वो सब फिर से याद दिला देती हैं। रसोई से चाय ला रही राधिका अपनी सास की ये बात सुनकर कहती है, माँ जी आपकी पहली बारिश की याद कुछ खास हुआ था क्या? पहली बारिश में आपके साथ जो आपको बारिश इतनी पसंद है? हाँ बहू, जानना चाहोगी कि ये बारिश मेरे लिए क्यों खास है? आ, तुझे चाय पीते पीते अपनी पहली बारिश का किस्सा सुनाती हूँ। ये बात उस वक्त की है। अनुराधा ने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाकर कॉलेज में दाखिला लिया था और वो कॉलेज के पहले ही दिन जब घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो बारिश होने लगती है और वो भीगते हुए बस स्टैंड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और अपने गीले कपड़ों को झाड़ते हुए कहती है, ओहो, इस बारिश को भी अभी होना था, मुझे कॉलेज पहुँचने में देरी हो जाएगी। बारिश में भीगी अनुराधा अभी खुद से शिकायतें कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बाइक रुकती है और एक बेहद ही स्मार्ट सा अक्षय नाम का लड़का अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, हेलो मिस, तुम नंदिनी यूनिवर्सिटी जा रही थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मेरा पीछा कर रहे हो? देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अरे अरे बस, आपने तो बिना कुछ सुने इतने इल्जाम लगा दिए। मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैंने पूछा और मैंने आपके गले में आपका ये आईडी कार्ड देखकर ही बोला, ताकि अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे दूं। लेकिन आप तो... ओह सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं, आप बताइए चलेंगी कि नहीं, क्योंकि इतनी बारिश में बस तो आने से रही। अनुराधा के पास कोई और रास्ता न होने पर वो रिमझिम करती बारिश में अक्षय के पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद अक्षय अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए कॉलेज की ओर चल देता है। लेकिन उस बारिश में एक लड़के के पीछे बैठकर अनुराधा को उस बारिश में पहले प्यार का एहसास होता है, जिस बारिश को वो कुछ देर पहले कोस रही थी। अब वो उसको अच्छी लगने लगी थी और जैसे ही वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो अक्षय बाइक रोक कर कहता है, मैडम कॉलेज आ गए। ओह हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलिए, इस बारिश में आपके जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बाइक पर बैठी, उसके लिए आपका थैंक यू। इतना बोलकर अक्षय अपनी बाइक वहाँ से घुमाते हुए पार्किंग की तरफ ले जाता है। लेकिन दोनों को ही ये बारिश की मुलाकात प्यार वाली लगती है। इसके बाद अब रोज ही अक्षय का अनुराधा को कॉलेज लाना ले जाना शुरू हो जाता है और अब दोनों की बातें दोस्ती से कई ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने घर बात कर ली। लेकिन अनुराधा के पिता केदार ने उसकी पसंद को अपनाने से मना कर दिया, जिसके चलते एक दिन तेज बारिश में जब ओले भी जमकर बरस रहे थे तो अनुराधा अपने घर के आंगन में आकर बारिश में भीगते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, अगर आपको मेरे प्रेम को नहीं अपनाना तो कोई परेशानी नहीं है, मैं भी इस बारिश में भीगकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अक्षय के बिना मैंने अपना भविष्य किसी और के साथ नहीं देखा है। ये बेकार की जिद छोड़कर अंदर आ जाओ अनुराधा, इस ओले बरसाती बारिश में भीगना सच में तुम्हारी जान ले सकता है। कोई नहीं पिताजी, अगर जीना है तो अक्षय के साथ, वरना मुझे मरने ही दीजिए। तेज ओले बरसाती बारिश में अनुराधा भीगती रहती है और जब इस बात का पता अक्षय को चलता है तो वो भागते हुए अनुराधा के घर आता है और उसके ऊपर अपनी जैकेट रखते हुए कहता है, मैं तुमको ऐसे दर्द नहीं सहते देख सकता अनुराधा, ये बारिश ही तो हमारे मिलन की वजह है, हमारी वो पहली बारिश जिसने हमें मिलाया, और अब इसी बारिश को मैं अपने बिछड़ने की वजह नहीं बनने दूंगा। केदार अपनी बेटी और अक्षय का सच्चा प्यार देखकर पिघल जाता है, जिसके बाद वो खुद छतरी लाकर उन दोनों को बारिश से बचाने के लिए बाहर आता है
और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे लगा आजकल के जवानी के जोश में तुमने भी किसी गलत लड़के को चुन के उससे शादी करने का फैसला लिया है, लेकिन अक्षय को देखकर मुझे समझ आ गया है कि इससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। तुम दोनों अंदर चलो, हम कल ही अक्षय के घर जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ये सुनकर अक्षय और अनुराधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों केदार के साथ अंदर आ जाते हैं। इस बारिश ने ही मुझे और तेरे ससुर जी को मिलवाया था, इसलिए ये बारिश मेरे लिए बहुत खास है। वो पहली बारिश थी मेरी जिसमें मैं भीगी थी तो अक्षय के साथ, और अब हर बारिश को देखकर मुझे वही दिन याद आता है। वाह माँ जी, सच में ससुर जी तो अपने जमाने में बहुत रोमांटिक थे और इस बारिश ने दो दिलों को मिलवाया था, इसका तो मुझे आज ही पता चला। दोनों सास बहू आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राधिका जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति नमन और ससुर अक्षय होते हैं। एक तरफ नमन बारिश में भीगने से चिढ़ सा गया होता है तो दूसरी तरफ अक्षय मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर राधिका बोलती है, अरे आप दोनों तो भीगे हुए हैं, रुकिए मैं तौलिया लाती हूँ, खुद को थोड़ा सुखा के अंदर आइएगा। नहीं बहू, इसको ला कर दे तौलिया, मैं तो अभी इन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर कुछ देर और महसूस करूंगा। सही कहा पापा ने, मुझे तौलिया ला कर दो। पापा तो पूरे रास्ते बारिश से बचते हुए नहीं, बारिश में जानबूझकर भीगते हुए आए हैं। ये सुनकर अक्षय राधिका के पीछे खड़ी अनुराधा को देखकर मुस्कुराने लगता है और ये देखकर नमन बोलता है, यहाँ मेरी कुल्फी जमी हुई है और पापा मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी कहानी है, फुर्सत में बताऊंगी तुम्हें, अभी यहीं खड़े रहो, तौलिया लाती हूँ। मैं दोबारा चाय रखती हूँ, साथ में कुछ पकोड़े भी बना लूंगी। आप भी जल्दी ही कपड़े बदल के आओ। जैसा आप कहें। अक्षय मुस्कुराते हुए कमरे की ओर चला जाता है और अनुराधा चाय पकोड़े बनाने रसोई में, जिसके कुछ ही देर बाद पूरा परिवार एक साथ चाय पीते हुए पकोड़े खाता है और राधिका अपने सास ससुर को छेड़ते हुए हंसी मजाक करके उस बरसात की शाम को और खुशनुमा बना देती है। छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें थे, कोई दोनों को देख ले तो ये बताना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी माया है तो कौन सी छाया है। एक दिन माया सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी वहाँ अपने कमरे से छाया सर पर खुजली करते हुए आती है और छाया को ऐसे खुजली करते देखकर माया कहती है, आए हाय, तू तो मुझसे दूर ही रह, पता नहीं कहाँ से इतने जानवर पाल रखे हैं। मेरे सर में गर्मी और पसीने की वजह से इतनी खुजली हो रही है, कोई जानवर नहीं है मेरे सर में। अरे तो जाना, इतनी ही गर्मी हो रही है तो नहा ले, यहाँ क्यों आई है? हाँ हाँ जा रही हूँ नहाने, पहले थोड़ा टीवी तो देख लूँ। वैसे भी थोड़ी देर टीवी देखने से क्या मेरे सर में सच में जानवर आ जाएंगे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और हाँ, नहाने के बाद तू अपने बालों में कंघी मार लियो, मेरी कंघी से नहीं, अपनी ही कंघी से। ठीक है, अब तू जाना, मुझे आराम से टीवी देखने दे। इतना बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। माया खुद की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी और वहीं छाया 4 दिन हो जाते थे, लेकिन साफ करना तो दूर, वो खुद को नहलाना तक जरूरी नहीं समझती थी। छाया के सर में साफ सफाई न रखने की वजह से बहुत सारी जुएं पड़ी थी, लेकिन जब भी वो सर को खुजाती और कोई उसे टोक देता तो वो बहाना बनाकर बात को टालती थी। ऐसे ही एक दिन छाया अपनी माँ विनीता के साथ सोफे पर बैठी होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आती। लेकिन पहले तो तुझे बड़े मजे से नींद आ जाती थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ सोने का बहुत मन कर रहा है। क्यों नहीं सो सकती क्या मैं अब आपके साथ? मैं तो बस पूछ ही रही थी, और क्यों नहीं, तू बिल्कुल सो सकती है मेरे साथ मेरे कमरे में। इतना बोलकर छाया विनीता के साथ उसके कमरे में सो जाती है और छाया के सर से जुएं विनीता के सर में भी हो जाती है। अगले दिन जब विनीता उठती है तो उसके सर में बहुत खुजाल हो रही होती है और वो गुस्से में छाया से कहती है, अरे ओ नासपीटी, तेरी वजह से मेरे सर पर भूकंप आ रखा है। तेरे सिर में जुएं थे तो बताना चाहिए था ना पहले। अब देख तेरे साथ सोने का अंजाम, मेरे सिर पर भी जुओं का भंडार है। माँ मैं तो थोड़ी देर ही सोई थी ना आपके साथ, उसके बाद तो माया आ गई थी, उसके सर की जुएं ही आपके सर में आ गई होंगी और आप बिना बात के मुझे ही सुना रही हो।
माया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी जाकर बताती हूँ उसे तो मैं। इतना बोलकर विनीता माया के कमरे में चली जाती है और उसे सुनाने लगती है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो माया भी कहती है, माँ आप मुझे किस बात के लिए इतना सुना रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अच्छा नहीं किया तूने? तुझे तो जुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। देख तेरी वजह से मेरे सिर में कितनी खुजली हो रही है। माँ मुझे तो खुद इतनी नफरत है, मैं इतनी साफ सफाई रखती हूँ तो कैसे हो सकती हैं जुए? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर छाया अपने सर में खुजली करते हुए आती है। देख लो माँ, कौन कितनी खुजली कर रहा है। छाया की वजह से आपके सर में जुए हो गई और आप मुझे बोल रही हो। करंजली, तेरी वजह से मेरे सिर में इतनी खुजली हो रही है और तू है कि अपनी गलती माया के सर पर मर रही है। इतनी है कहाँ से पाली है तूने? मैंने कहीं से नहीं पाली है और मेरे सर में ऐसे ही खुजली हो रही है, जुओं की वजह से नहीं। आप अपना देखो, पता नहीं कहाँ से आपको इतनी जुए हो गई हैं। इतना बोलकर छाया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद छाया बाहर जाने के लिए बाल झाड़ने के लिए आती है और कहती है, यहाँ तो मेरी कंघी ही नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं माया की कंघी से कर लेती हूँ, वैसे भी उसको कहाँ से पता चलना है कुछ। इतना बोलकर छाया माया की कंघी से बाल झाड़कर बाहर चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात राजीव नाम के लड़के से होती है। राजीव से मुलाकात के समय भी छाया अपने सर में खुजली ही कर रही थी और छाया को ऐसे सर खुजाता देखकर राजीव कहता है, तुम मुझसे मिलने आई हो या अपने सर में खुजली करने आई हो? जब से आई हो अपने सर में खुजली किए जा रही हो। वो क्या है ना, अभी जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो एक छोटे से बच्चे ने रास्ते में मेरे सर में मिट्टी डाल दी थी, तब से बहुत खुजली हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ तुम अपना सर धो लेना, उसके बाद हम दोनों मिलकर बैठ के बातें कर लेंगे। ठीक है। इतना बोलकर राजीव छाया के साथ उसके घर चला जाता है और छाया उसे सोफे पर बैठाकर अपने बाल धोने चली जाती है। और जैसे ही छाया वहाँ से जाती है कि वहाँ तुरंत माया आ जाती है और माया को आते देखकर राजीव बोलता है, अभी तो तुम गई थी और इतनी जल्दी आ भी गई तुम? ओ हेलो, मैं कब गई और कहाँ गई थी? मैं अभी अपने कमरे से आई हूँ। और तुम हो कौन? मेरे घर में क्या कर रहे हो? लगता है तुमने खुजली करते करते अपना दिमाग ही खुजला लिया, तभी तो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। पहले तो तुम मेरे घर में खड़े हो और मुझे ही बोल रहे हो कि मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अभी तो तुम्हारे सर में इतनी खुजली हो रही थी और तुम बाल धोने के लिए गई थी और तुरंत कपड़े बदल के आ गई और अब पता नहीं क्या बोले जा रही हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर छाया आती है। तुम दोनों जुड़वा हो? मैं अभी तुम्हें छाया समझकर माया से बहस कर रहा था। तू पहले तो बता दिया कर घर में कोई आया है। सब बात करने लगते हैं, लेकिन छाया बात के साथ साथ अपने सर में खुजली भी करती है। अगले दिन माया बाल धोकर आती है और कंघी से बाल झाड़ लेती है, लेकिन वही कंघी को छाया ने भी इस्तेमाल किया था, इसीलिए अब माया के सर में भी जुए हो जाती है और वो भी जब देखो अपने सर को खुजाने लगती है। अब घर में माँ और दोनों बेटियों के सर में जुए हो गई थी और सब के सब अपने सर खुजाते रहते थे। एक दिन विनीता छाया को कहती है, हाय राम, पता नहीं कहाँ से ये जुए वाली बेटी मिली है मुझे, जो इतने जुए खुद के सिर पर भर लाई और अब हमें भी दे दी। तो अब बताओ ना कैसे साफ होंगी ये जुए? तू देख लेना अपने YouTube पर, कुछ तो नुस्खा होगा ना, वही करते हैं, क्या पता साफ हो जाए। छाया विनीता की बात सुनकर YouTube देखने लगती है, लेकिन अपने आलस के चलते कुछ भी ट्राई नहीं करती और खुद भी जुओं के साथ रहती है और अपनी माँ बहन को भी जुओं में ही रखती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद विनीता की पड़ोसन भावना आती है और विनीता से बातें कर रही होती है कि वहाँ पर माया अपना सर खुजाने लगती है और ये देखकर भावना कहती है, अरे विनीता, तेरी बेटी के सर में इतनी सारी जुए हैं और तू कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं मैं, छाया है ना, उसकी वजह से हम तीनों के सिर में जुए पड़ गई। मेरी तो खुजली कर कर बुरा हाल हो गया, लेकिन इन जुओं से राहत ही नहीं मिलती है। तू ही बता दे ना मैं क्या करूं? अरे मेडिकल से मेडिकेयर शैम्पू ले आ और सर में कपूर और नारियल का तेल लगाने से भी जुए खत्म होती हैं। सच में ना, ऐसा करने से जुए खत्म हो जाएंगी और फिर कभी नहीं होंगी ना? रामबड़ इलाज है, एक बार इस्तेमाल तो करके देख, सारी जुए छू मंतर न हो जाए तो कहना। भावना की बात मानकर विनीता और माया दोनों भावना के बताए गए नुस्खे ट्राई करने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों की जुएं खत्म हो जाती है।
दोनों के जुएं खत्म होने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर छाया को जबरदस्ती बैठाकर उसके सर से भी जुओं को साफ करने का मिशन चलाती है और थोड़े दिनों बाद उसके सर से भी जुएं खत्म हो जाती है और उसके बाद दोनों जुड़वा बहनें बिना जुओं के आराम से रहती है। मीनाक्षी एक बेहद ही सुंदर और रंगीले मिजाज की लड़की थी। वो अपनी माँ गोमती के साथ रहती थी। अपने रंगीले मिजाज के चलते वो आए दिन किसी न किसी से पंगे लिया करती थी। एक दिन गोमती को मीनाक्षी के लिए अपने स्वर्गवासी पति के दोस्त राम प्रसाद के बेटे मयंक का रिश्ता आता है और वो अपनी बेटी को इसके बारे में बताते हुए कहती है, मीनू यहाँ आइए जरा। बोलो मेरी जाने मन, क्या कहना है तुम्हें? अपने इस रंगीलेपन को भी साइड रखकर मेरी बात सुन लिया कर कभी। अच्छा मेरी प्यारी माँ, बोलो क्या बात है? तेरे लिए रिश्ता आया है। कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तो कृपा करके कोई ड्रामा मत करियो और उनके सामने संस्कारी लड़की की तरह पेश आइयो, समझी? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं ट्राई करूँगी। क्या कह रही है? हिंदी में बोल। कुछ नहीं माँ, मैंने ये कहा कि मैं संभाल लूंगी। इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हे भगवान, बस कल इसका रिश्ता पक्का हो जाए। अगली सुबह गोमती रसोई में लड़के वालों के लिए पकवान बना रही थी। दूसरी तरफ मीनाक्षी कुछ खुराफात करने की तैयारी करते हुए अपने घर के मेन गेट पर धागा बांधकर बोलती है, अब मेरे घर आने वाले मेहमान मेरे रंगीले मिजाज से कैसे बच सकते हैं? अगर वो लड़का यहाँ से गिरने के बाद भी उठ गया तो फिर ठीक है, शादी कर लूंगी उससे। तभी गोमती रसोई से अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ आकर बोलती है, हाँ माँ बोलो, अब क्या करूँ? कुछ करना नहीं है, बस जब लड़के वाले आए तब कह दियो ये सब खाना तूने बनाया है, ठीक है? हाय तौबा, घोर कलयुग आ गया। माँ ही बेटी से झूठ बोलने को बोल रही है। अगर ये सब तुझे आता ना तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समझी? कुछ ही देर में राम प्रसाद अपने बेटे मयंक और पत्नी माला के साथ उनके घर आता है। सबसे आगे मयंक चल रहा होता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसका पैर गेट पर लगे धागे में अटक जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। वो खुद को संभालते हुए उठता है। गोमती समझ जाती है कि ये काम मीनाक्षी का है, पर बात को घुमाते हुए वो कहती है, माफ करना बेटा, ये पड़ोसी के बच्चे बहुत शैतान है, उनका ही काम हो गई है। बेटा तुझे लगी तो नहीं ना? अरे बहन जी, क्या है ये सब? कैसे बच्चे हैं आपके यहाँ के? अरे कोई नहीं माँ, आंटी जी मैं ठीक हूँ। अब बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे ही। सही कहा बेटा तुमने। चलो अब अंदर चलो। सभी अंदर आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए सबके सामने आती है। ट्रे को टेबल पर रख कर वो सबके साथ बैठ जाती है। राम प्रसाद मीनाक्षी को देखकर कहते हैं, गोमती बहन, मीनू बेटी तो सच में बड़ी हो गई है। छोटी सी थी तब देखा था, उसके बाद आज देख रहा हूँ। सही कहा भाई साहब, बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। अच्छा अंकल, अगर मैं उतनी की उतनी रहती तो आज आप रिश्ता लेकर कैसे आते? सही कहा बेटी। लड़की बड़े ही रंगीले मिजाज की है। हंसी ठिठोली के सिवा इसे कुछ आता है या नहीं? आता है ना आंटी जी, चलना आता है, बोलना आता है, नाचना आता है, गाना आता है। आप कहो तो गाकर सुनाओ। मीनाक्षी अपनी बातों और रंगीले अंदाज से सबका दिल जीत लेती है। दोनों परिवार आपसी सहमति से कुछ दिनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। ससुराल आने के बाद भी मीनाक्षी की ये हंसी ठिठोली चलती रहती है। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी की सास उससे बोलती है, अरे बहू जरा एक कप चाय बना दे। सासू माँ, मुझे चाय बनाना तो नहीं आता, कोई और सेवा हो तो बताइए। अच्छा ऐसा कर, पराठे बना दे। थोड़ी थोड़ी भूख तो लग ही रही है, वही खा लूंगी। सॉरी सासू माँ, लेकिन अगर आप कुछ और काम कहेंगी तो वो मैं कर दूंगी। अरे क्या कह रही है, ढंग से बोल। माँ जी, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत,
मयंक की पापा के वजह से ये कैसी निठल्लन रंगीली बहू मेरे पल्ले पड़ गई, जिसको बस कांड करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर मीनाक्षी गाना गाते हुए कहती है, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। नास पिटी, चली जा मेरी आंखों के सामने से। मीनाक्षी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ वक्त बीतता है और मीनाक्षी के दिमाग में फिर से खुराफात चलती है। वो शाम होने पर घर के सोफे के ऊपर होली वाले रंग बिखेर देती है, जिसके कुछ देर बाद ही राम प्रसाद और मयंक आते हैं। उनका सोफे पर ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण वो आकर उस पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही मीनाक्षी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, फंस गए। अरे अब खड़े भी हो जाइए। क्यों हंस रही हो? हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। हाँ मीनू बेटी, क्या हुआ? आप दोनों पहले उठिए, फिर बताती हूँ। दोनों बाप बेटे उठ जाते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी उनको देख दोबारा से हंसने लगती है। इतने में वहाँ माला आती है और कहती है, आए हाय, तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने पति और ससुर के साथ ऐसा गंदा मजाक करते हुए? अरे आखिर हमें भी बताओ कि क्या मजाक चल रहा है। बेटा, तेरी ये रंगीली बीवी ने तेरी और तेरे पिताजी की पैंट रंग डाली है। दोनों बाप बेटे अपने हाथों से पैंट को साफ करते हैं, जिसके कारण उनके सारे कपड़े रंगीन हो जाते हैं। ये देखकर मीनाक्षी एक बार फिर जोरों से हंसते हुए कहती है, अरे मैंने तो आप दोनों को बस पीछे से रंगा था, लेकिन आपने तो अपने आप को पूरा ही रंग लिया। अरे तू तो निहायती बेशरम लड़की है, थोड़ी तो शर्म कर ले। अपने पति की ना सही, कम से कम ससुर की ही कर ले। इतनी देर से हंसे जा रही है, बच्ची है क्या? माला की बातों से मीनाक्षी का मुंह उतर जाता है। वो उदास होकर सर झुका लेती है, लेकिन तभी राम प्रसाद कहता है, अरे वाह, आज कितने समय बाद ऐसा महसूस हुआ है जैसे इस घर में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी हंसी टिटोली होती है। मीनू बेटी, तुमने तो इस घर में रौनक लगा दी। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छे घर की बहू को ये मिजाज शोभा देता है क्या? माँ, मीनाक्षी ये सब घर में ही करती है, घर के बाहर नहीं। तो क्या दिक्कत है? उसकी इन हरकतों से घर में खुशी सी छाई रहती है। सही कह रहा है मयंक, तुम ना अपने इस सास के रोल से थोड़ा बाहर आकर देखो। यही हरकत तुम्हारी बेटी करती तो क्या तब भी इतना चिढ़ती? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। सही तो कह रहे हैं ये। आज बहू की इस हरकत से हंसी तो मुझे भी आई थी, और इसके ऐसा करने से किसी को कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। कहाँ खो गई भगवान? जी बस आपकी बातों के बारे में ही सोच रही थी। आप सही कह रहे थे, मैंने ही ज्यादा बोल दिया। अच्छा माँ जी, फिर तो मैं अपने ये छोटे मोटे कारनामे कर सकती हूँ ना? हाँ, पर ये सब घर के अंदर तक ही रहना चाहिए। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। इसी खुशी में ये लीजिए। मीनाक्षी इतना कहते ही सोफे पर जोर जोर से हाथ मारकर उस पे बिखरा रंग हवा में उड़ा देती है, जिसके कारण सभी रंग में रंग जाते हैं। ये देख सारे एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। कनक अपने हाथों में टॉवल लिए अपने पति के साथ में थाने पर बैठकर पति से लड़ रही होती है। तभी पुलिस वाला अपनी टेबल पर हाथ को बजाते हुए दोनों से बोलता है, अरे ओ, यो तुम दोनों का घरना है, पुलिस स्टेशन है यो, समझे? अब जो मैं पूछूं उसका बिना लड़े मन्ने जवाब दे दो। जी सर, पूछिए। देखिए सर, मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब खूब शांति से दूंगी, लेकिन इनका मैं कुछ कह नहीं सकती। इनका तो बात बात पर मत्था घूम जाता है। लड़ता मैं नहीं, लड़ती तुम हो, और ये अपना गंदा सा टॉवल लेकर हर जगह घूमती रहती हो। सर आप ही बताइए, हर जगह टॉवल लेकर घूमना अच्छी बात है क्या? बात में तो दम है भाई। अजी मैं पूछती हूँ, आखिर कौन सा दम है इनकी बात में? यही कि ये टॉवल तुम्हारी तरह गंदा है। जिस टॉवल को आप गंदा बोल रहे हैं ना, भूलिए मत, इसी टॉवल ने ना आपकी इज्जत बचाई थी कुछ दिन पहले। सर मैं आपको बताती हूँ कुछ दिन पहले क्या हुआ था। इतना बोलकर वो कुछ दिन पहले की बात बताना शुरू करते हैं। जहाँ कनक गीले बालों में टॉवल लपेटकर किचन में जा रही होती है, तो वहीं रणवीर बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी पानी आना बंद हो जाता है।
रणवीर की आंखों में साबुन का झाग लगने की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो बाथरूम से बाहर निकलकर बालकनी में आता है और कनक से बोलता है। कनक, मैं कब से बोल रहा हूँ मोटर चला दो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? या जानबूझकर सुनकर अनसुना कर रही हो? नहीं सुना, तभी तो चला दी मोटर। हाँ नहीं तो। अरे ये क्या किया आपने? बिना कपड़ों के बालकनी में आ गए, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। क्या मैं बिना कपड़ों के बालकनी पर? जी हाँ, और मोहल्ले की सारी औरतें ना आपको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। आप जल्दी अंदर जाइए। इतना बोलकर वो अपनी आंखों से साबुन के झाग को हटाता है और तभी कनक अपने बालों के टॉवल को निकालकर रणवीर को देती है। ये याद दिलाकर रणवीर से कनक बोलती है। क्यों, कुछ याद आया? एहसान फरामोश कहीं के। हाँ याद है, पर भूलो मत उस समय मेरे सामने सिचुएशन कुछ ऐसी थी। पर तुम, छी इंस्पेक्टर, मैं क्या ही बताऊं आपको इसके बारे में। कोई नहीं, मैंने बता सकते हो तुम। मैं बैठा यहाँ मजे लेने के लिए हूँ। ना, मेरा मतलब तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये बताओ इसने क्या किया? इंस्पेक्टर के पूछने पर रणवीर उसे बताता है। एक दिन कुछ मेहमान उसके घर उसकी छोटी बहन को देखने आते हैं। तभी कनक उनके सामने टॉवल के अंदर आकर लड़के के बगल में बैठ जाती है, जिस पर उसकी सास सभी मेहमानों को बोलती है। ये हमारे घर की बहू है, लंदन से आई है, और आप सबको पता है ना कि वहाँ सब कितना ओपन रहता है। वीना की ये बात सुनकर लड़के की माँ बोलती है। जी हाँ, वो तो आपकी बहू को देखकर ही लग रहा है कि सब कुछ कितना ओपन है। कनक को टॉवल में देखकर सब उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं कि तभी कनक अपने हाथ लड़के के कंधे पर रखती है और उसे बोलती है। Why do you want to get married? How many girlfriend did you have before this? गर्लफ्रेंड? अरे हम भगवान की सौगंध खाकर बोल रहे हैं, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक। अरे माँ, आप ही बताइए ना कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम अभी भी मामा बॉय हो? जी ऐसे ना करो, हमारा पूरा बदन गर्मा जाएगा। वैसे आप राजी हैं तो दूसरी शादी कर ले हम। आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसीलिए तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं हो। अरे जो लड़का गर्लफ्रेंड नहीं घुमा सकता, वो बीवी क्या खाक घुमाएगा? रणवीर ये बात पुलिस को बताता है और बोलता है। अब आप ही बताइए सर, इसने जो किया था वो सही था क्या? मैंने जो भी किया ना सही किया, और आपकी बहन के लिए ही किया था। अरे आगे की कहानी तो तुमने बताई ना, अब मैं कुकर बताऊं कि इसने सही किया कि गलत? अरे सर, फिर क्या था? ये सब देख लड़की की माँ अपने लड़के को लेकर भाग गई। आखिर ऐसे घर में कौन माँ अपने बेटे की शादी करवाएगी? के भाजगी? अरे सच में बड़ा बेवकूफ लड़का था भाई। मैं होता तो वहीं बैठ कर अपनी आंखों को बड़ा करके देखता। क्या देखते सर, खुद को और बेइज्जत होते हुए? तुम्हें बिना टॉवल के। सर एक बात बताऊं? हाँ, मैंने टॉवल के अंदर भी कपड़े पहने थे। अगर मैं टॉवल पहनकर नहीं भी आती ना, तो भी मैं वैसी ही दिखती जैसी अब दिख रही हूँ। वो साला ठरकी, और तुम कैसे आदमी हो? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। भूल गए शादी से पहले जब तुम मुझे मिलने आए थे? इतना बोलकर वो कुछ समय पीछे जाती है, जहां रणवीर अपनी शादी से कुछ दिन पहले छुपकर कनक से मिलने उसके घर जाता है। पर कनक की मां वाणी रणवीर को कनक के रूम में जाते देख लेती है, जहां कनक बाथरूम से निकलकर टॉवल लपेटकर आती है और चेंज करने वाली होती है। तभी रणवीर उसके सामने आता है और उसे बोलता है। यार, मैं यहाँ छुपकर तुमसे मिलने आया था, पर तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया। अब जल्दी से कहीं मुझे छुपने की जगह दे दो। यार अब कैसे छुपाऊं तुम्हें? कनक जल्दी से उसे छुपाने की जगह देखने लगती है कि तभी उसकी माँ रूम का दरवाजा खोल देती है और कनक जल्दी से रणवीर को अपने टॉवल में छुपाती है और माँ से बोलती है। माँ, क्या करती हो तुम भी? मैं चेंज कर रही थी और तुमने आके भट से दरवाजा खोल दिया। अरे वो मुझे लगा कि रणवीर तेरे कमरे में आया है, बस इसीलिए। देख लिया ना, कोई नहीं है, अब जाओ। वाणी उसके रूम का दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है और रणवीर भी कनक से मिलता है और वहाँ से चला जाता है।
ये याद करके रणवीर कनक को गले लगा लेता है। तभी पुलिस वाला उन दोनों से बोलता है, बहुत तो लिया भाई, इब मैंने ना सुननी तुम्हारी टावल की कहानी। इब तुम मना ये बताओ कि तुम घर के बाहर यूं चूहे बिल्ली की तरह क्यों कर लड़ रहे थे भाई? इस टॉवल के लिए सर, यही है वो टॉवल जिसमें छुपाकर मैंने इन्हें अपने सीने से लगाया था और आज ये इसी को फेंकने की बातें कर रहे हैं। सॉरी कनक बेबी, अब से ऐसी गलती से भी नहीं होगी। माफ कर दो अपने रणवीर को। एक शर्त पर। क्या? पहले आप ये टॉवल लेकर थाने के बाहर खड़े होकर ना रणवीर कपूर की तरह सावरिया ओ ओ ओ ओ सावरिया वो करके दिखाओ। क्या? बिना कपड़ों के? और यही थाने में? हाँ जी, कपड़े उतार कर। अपनी बातों को याद करते करते उन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है और रणवीर उसके कहने पर रणवीर कपूर की तरह थाने के बाहर जाता है और अपने दोनों हाथों से टॉवल को खोलकर सावरिया वाला स्टेप करता है, जिसे देखकर कनक बहुत खुश होती है और वहीं से दोनों टॉवल को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर उसे बोलता है, अरे तुम दोनों का जा रहे हो, पहला केस तो सोल्व जान दो। सर, हम दोनों का केस सॉल्व हो गया है, आप अपना देख लो, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज ना आप ही हो। इतना बोलकर दोनों हंसते हुए घर चले जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।